मेरा नाम राधा गोविंद छीपा है और मैं छीपा कम्युनिटी जो बगरू में है और हमारा काम हाथ ठप्पा ये छपाई। छिपा कम्युनिटी क्या है गोविंद जी? छीपा कम्युनिटी इसको हम कह सकते हैं, ये हम लोग नामदेव जी जो महाराष्ट्र में पंढरपुर है उनके वंशज हैं जी। और दो पुत्र थे। तो उनके एक पुत्र ने छपाई का काम शुरू किया, हम्म। छापने का, तो वो छीपा कम्युनिटी कहलाई। दूसरे पुत्र ओके। ने सिलाई का काम शुरू किया, तो वो दर्जी कम्युनिटी हुई। ओके। नामदेव वंशी में 2 कम्युनिटी है, दर्जी और छिपा कम्युनिटी। ओके। तो हम लोग छिपा कम्युनिटी है, ये बहुत ही पुश्तैनी काम है, कितने 400-500 साल से। सालों से कितने सालों से आपकी फैमिली कर रही है ये काम? हमारी फैमिली तो जैसे मैं सुनते आया हूँ, दादा और हमारे फ़ोरफ़ादर्स पहले राजाओं के लिए हम लोग कुछ चीज़ें छाप कर बनाते थे। उनके दीवान, मंत्री, रानियाँ, वो एक मोनोपोली होती थी, हम लोग बाहर का नहीं बनाते थे। तो हमें उसके बदले में कुछ ज़मीन मिलती थी, जहाँ ओके। हम लोग खेती करके हमारी आजीविका करते थे। देन उसके बाद चेंज हुआ, बार्टर सिस्टम आया, तो जैसे किसी को कपड़ा देते हैं, तो किसी से अनाज मिल रहा था, किसी से गुड़ मिल रहा था, किसी से क्या ज़रूरत की चीज़ें मिलती थी, ऐसा होता था पहले। उसके बाद इसमें आया हटवाड़ा आया, फिर एग्ज़िबिशन्स आई, फिर हम लोग डायरेक्ट कस्टमर्स के पास सप्लाई करने लगे, पहले ट्रेडर्स होते थे। तो आपकी 3 पुश्ते 4 पुश्ते कब से आप लोग ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं? जी, जी। मैंने मैंने कभी ये सुना नहीं कि हमारे पूर्वजों का कोई दूसरा काम रहा होगा, कभी भी दादी से, दादा से कभी नहीं सुना। ओके। जी। अब मैंने सुना कि आपकी फैमिली में किसी ने एक ब्लॉग डिजाइन किया था जिसके लिए प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला। जी, 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 जी। वो कब एक की बात है? ये कुछ 2003 की बात है, तो एक फड़द आता है, फड़द तो क्या होता है गोविंद जी? फड़द होता है कि बहुत ही बारीक प्रिंट का डिज़ाइन होता है और उससे पुराने ज़माने में जो बंजारा लोग और रानियों के जो लहंगे बनते थे, जिसको हम लोग अस्सी कली का लहंगा बोलते हैं, तो उसका वो स्पेशल मोटा कपड़ा होता था और वो फड़द प्रिंट कहलाता था। वो अभी लुप्त हो गया है और बहुत ही ऐसा प्रिंट था, वो बहुत ही मतलब हर कोई नहीं करता था। उसके लिए स्पेशल कारीगर थे और बहुत ही बारीक काम, बहुत ही स्लो काम था, वो फड़द प्रिंट था। एक बात बताइए, आप लोग जो ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग वर्ल्ड वाइड फेमस है, राजस्थान बगड़ू का हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। जी। इसमें और बाकी जगह जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उसमें क्या फर्क है? अ, ब्लॉक प्रिंट काफ़ी जगह होती है, बट बगरू की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ की जो प्रिंटिंग है, वो सक्सेस होती है क्योंकि यहाँ के पानी की वजह से। और प्रिंटिंग में लार्ज स्केल में जो रोल होता है, वो पानी का है। तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का पानी, जो दाबू होती है और प्रिंटिंग इसके लिए बगरू की फेमस है, यहाँ हर चीज़ नेचुरल कलर्स यूज़ होते हैं, केमिकल यूज़ नहीं होते। नेचुरल कलर्स बोले तो सिर्फ एजो फ्री या 100% नेचुरल डाइज? 100% जो होती है नेचुरल वो भी होती है। आजकल कई-कई प्रिंटर्स कंपटीशन के टाइम के लिए और एक्सपोर्ट क्वालिटी और कलर ब्लीड ना करे इसके लिए पिगमेंट और केमिकल यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो एजो फ्री जो कलर है वो 100% नेचुरल होता है, जिसमें नीम की पत्तियाँ हो गई, चाय हो गई और अपने अनार के छिलके हो गए और दावड़िया हो गया और हरड़ा हो गया और कई पेड़ों के जो जड़ी-बूटियाँ हैं उनका है। तो ये तो जो डाइज़ हैं वो 100% नेचुरल है और ये सब कॉस्टली रहता है, इसके लिए लिमिटेड लोग ही करते हैं। मैंने आप ही का प्रिंट किया हुआ एक फैब्रिक का ड्रेस पहना है। थैंक यू मैम। uh, Govind ji, from a printer, you became an entrepreneur, from an artisan. बगड़ू गांव में जो कि बहुत ही छोटी सी जगह है, बहुत छोटी कम्युनिटी है, वहां से आप बॉम्बे आए और एंटरप्रेन्योर बन गए। जी। आपने अपनी खुद की स्टोर्स डाली है बॉम्बे जैसी जगह में। इट्स नॉट इजी। जी। हाउ ओल्ड आर यू गोविंद जी? आपकी उम्र क्या है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? अ, मैं मेरी जो कम्युनिटी है और जो ब्लॉक प्रिंट है। गोविंद जी,
the the question is आपकी एज क्या है? How old are you? 32 मैम, 32 साल। 32 साल। जी। तो आप कब से शुरू करना चाहेंगे आपकी कहानी? आप कितने बड़े थे तब से शुरू करना चाहेंगे या 32 साल से पीछे जाना चाहेंगे? मैं जब से अपने आप को समझने लगा हूँ, मैंने अपने आप को एक बिजनेसमैन ही समझा है। और घर के हालात ठीक नहीं थे, तो छपाई के साथ-साथ मैं मेरे घर के बाहर एक छोटी-सी दुकान लगाया करता था, जिसमें यूँ समझिए कि मेरे ब्लड में ही व्यापार था, उसमें मेरा कैलकुलेशन ही रहता था। तो उसमें मिठाइयाँ, बच्चों के लिए बिस्किट्स, पतंग, चीनी, ये सब मैं बेच के, और फैमिली कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो मैं स्कूल के टाइम से ही कोविड मैं। के पीछे से बहुत आवाज आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह हूँ, जहाँ थोड़ा-सा आएगा डिस्टर्बेंस। कोई बात नहीं। चुप करो। तो बिज़नेस मैं शुरू से ही करता था, फिर धीरे-धीरे एजुकेशन के साथ-साथ आपने मैंने जब ये ऑब्ज़र्व। दुकान डाली जो आप कह रहे हैं, ये उस वक्त आप क्या क्या उम्र थी उस वक्त आपकी? मेरी उम्र थी 8-9 साल। मैं सेकंड, थर्ड, आठ सेकंड। नौ साल की एज में आप स्कूल जी। से वापस आके आप अपनी खुद की दुकान चलाते थे। जी, काफ़ी स्ट्रगल लाइफ़ था। फैमिली में काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इतना समझदार नहीं था कि मैं बाहर जाके जॉब करूँ या और कुछ कर सकूँ। तो मैं 12 बजे तक स्कूल जाता था, उसके बाद मैं घर के बाहर एक छोटी-सी दुकान किया करता था, जिसने आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लिया था। 3-4 साल मैंने दुकान की वो। ओके। तो उस टाइम से ये इंस्पायरेशन था कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। जब मौका पड़े, वो काम करना चाहिए। आपने एजुकेशन कहाँ तक की है गोविंद जी? मैंने एजुकेशन लॉ किया है, बिकॉज़ मुझे कुछ ना कुछ करना था। उसके लिए मुझे नॉलेज और कि ऐसी कुछ एजुकेशन जिससे मैं खुद अवेयर रहूँ, सोसाइटी को अवेयर करूँ, और किसी भी मतलब सभी को मैं चाहता हूँ कि मोटिवेट करूँ या नॉलेज दूँ। बट सबसे पहले मुझे जो ज़रूरत लगी कि मेरी कम्युनिटी जो काफ़ी लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से पिछड़ रही है, काफ़ी प्रिंटर्स हैं जिनका शोषण होता है। एक्चुअल में जो प्रिंटर की मेहनत है, उसको आज तक कभी नेशनल अवार्ड मिला ही नहीं। ये एक कड़वी सच्चाई है। नेशनल अवार्ड उन लोगों को मिलता है जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, या सभी जानते हैं अवार्ड्स बिकते हैं। हम लोग गोविंद जी, हम लोग अवार्ड्स और पब्लिक मीडिया में क्या हो रहा है उससे वापस आप पे आते हैं। जी, जी। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए हाँ, कि हाँ। आपने लॉ कंप्लीट किया, आपके गांव में, आपकी फैमिली में और कितने लॉयर्स हैं? नहीं, कोई नहीं है। इवन मेरी कम्युनिटी में, पूरी कम्युनिटी में, बगरू से मैं खुद एक लॉयर था, और जिस टाइम मेरी एजुकेशन हुई, उस टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा भी मैं ही था। ओके। तो आपने मैं लॉ आपने कैसे किया? मैम, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। मेरे घर से 40 किलोमीटर्स दूर एक लॉ कॉलेज था, जिसमें भी फीस की प्रॉब्लम की वजह से मेरी ग्रेजुएशन में परसेंटेज काफ़ी अच्छा था, और एक गवर्नमेंट कॉलेज ही एक ऐसा था जहाँ फीस कम लगता था। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया, और 40 किलोमीटर्स में जाता था 3 ट्रैवलिंग करके, जिसमें ₹5 एक बस में लगता था, फिर उसके बाद ₹1.5 मतलब मेजर ₹3 किराया होता था, बट स्टूडेंट कंसेशन से 50% ₹1.5 लगता था। फिर उसके ओके। बाद 3 किलोमीटर मैं पैदल जाता था, और कॉलेज का टाइमिंग 7 बजे था, अर्ली मॉर्निंग। उसमें मतलब ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सबसे ज़्यादा अटेंडेंस मेरा था, और सबसे पहले मैं पहुँचता था। और जयपुर की सर्दी ऐसी है मैम कि बहुत ही कड़ाके की ठंड रहती है, 9-10 बजे तक सूरज नहीं निकलता, उसमें भी मैंने कोई एब्सेंट नहीं की। ये मेरी एजुकेशन रही। हम्म। फिर मैं चाहता था कि सोसाइटी में अवेयरनेस आए, और मेरी कम्युनिटी के लिए मैं कुछ करने के लिए मैं बॉम्बे आया, क्योंकि बॉम्बे में मैंने एग्ज़िबिशन्स की थी, और मुझे लगा कि गोविंद एक जी, गोविंद जी, यहाँ। जब पहली बार आपसे मिले थे शायद 8-10 साल पहले,
आप, मुझे याद नहीं है कितने साल पहले, आप एग्जीबिशन करने आया करते थे जी, कुमार स्वामी में और बाकी जगहों पर, जी, जी, जहां आप राजस्थान का ब्लॉक प्रिंटिंग आर्ट का जो आप लोग खुद फैमिली में प्रिंट करते थे, उसको एग्जिबिट किया करते थे। जी। तो आप पहली बार जब बॉम्बे आए, तो वो आपका कैसे आना हुआ? मैम जैसा कि मैंने कहा, हम लोगों तक ये सब फैसिलिटीज़ नहीं पहुँचती थी, क्योंकि पिताजी इतने पढ़े-लिखे नहीं थे, आर्ट तो था उनका। मैं एग्ज़िबिशन में आया एज़ ए सेल्समैन। ओके। मैं किनके साथ आया तो किसी और आर्टिजन के साथ आए थे आप? जी, जी। मैं किसी और आर्टिज़न के साथ आया था, एज़ ए सेल्समैन आया था मैं और उस टाइम मेरी सेल्स ऐसी रही, क्योंकि मैं किसके यहाँ आया था तो प्लेटफ़ॉर्म पे नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं आया, उस टाइम पे जब मैं सेल्समैन बना, तो वो उनकी रिकॉर्डेड सेल थी, जब मैं आया। वाह! वो वाह! पिछले 10, 15, 20 सालों से दिल्ली और हाट या ऑल उस ओवर वक़्त में आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उस टाइम पे उम्र थी, मैं 2010 में आया, तो मेरी उस टाइम 20, 22, 20, 21 साल रही होंगी। ओके। हुँ। तो वो एग्ज़िबिशन्स भी मैंने की थी, छुट्टियों में जो विंटर वेकेशंस होते थे जयपुर में, तो उस टाइम पे मैंने 10 दिन की एग्ज़िबिशन्स की कि चलो छुट्टियाँ हैं, कुछ सीखने और को मिलेगा। और बॉम्बे का पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैम एक्सपीरियंस गुड भी रहा, जिसकी वज़ह से आज मैं बॉम्बे में हूँ और बैड एक्सपीरियंस तो नहीं कहेंगे क्योंकि स्ट्रगल ऐसा ही होता है बॉम्बे में। उस टाइम मैं जहाँ एग्ज़िबिशन करता था, मैं वहीं सोता था और खाने का भी ठिकाना नहीं था और वहाँ मच्छर इतने होते थे। लेकिन एक कुछ करने का जुनून था, तो ये सब मच्छर और ये सब फ़र्क नहीं पड़ता था। गोविंद जी, आप दोबारा बॉम्बे आए। जी। क्या आपको तो लेके आया यहाँ? बगड़ू में अपनी अपनी घर की प्रिंटिंग यूनिट छोड़ के आप बॉम्बे आए। हाँ, घर की प्रिंटिंग यूनिट और मुझे लगा कि बॉम्बे में ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हम किसी को फैब्रिक सप्लाई करते हैं, तो क्यों ना हम लोग बगरू को इंट्रोड्यूस करें। ऐज़ ए बगरू प्रिंट डायरेक्ट एग्ज़िबिट करें, लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि काफ़ी सारे बिग ब्रांड्स हैं, जो बगरू प्रिंट का क्रेडिट लेकर आज बहुत आगे हैं और उसका ओरिजिनल आर्टिज़न्स को बेनिफिट नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मेरा एजेंडा यही है और मैं नहीं चाहता था कि मैं बिज़नेस कंटिन्यू करूँ, बट हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग लुप्त हो रही थी और मैं आर्टिज़न्स को फ़ायदा पहुँचाना चाहता था। इसके लिए मैं बॉम्बे आया हूँ और उनके लिए मैं प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक हो चुका है। गोविंद जी, जब आप पहली बार बॉम्बे आए थे, मैंने सुना है कि आप करीब महीने भर आसपास आपको प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ा था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे। हाँ मैम, बॉम्बे में कोई नहीं था उस टाइम और एक जुनून था, काफ़ी ठोकरें खाने को मिली। बट एक ऐसा जुनून था, मेरे जो भी गुरु रहे हैं, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी कि कभी हार नहीं मानना है और सक्सेस हमेशा वहीं मिलती है जहाँ रास्ते में काँटे मिलेंगे। तो वो मोटिवेशन हमेशा ध्यान में आता था कुछ भी ऐसा, तो मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। एक दिन आएगा, एक दिन आएगा और वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आज मैं कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे सोता है, तो उसमें मैं राधा गोविंद को ही पाता हूँ और यही चाह रहा हूँ कि उनके लिए कुछ करूँ। फ्रॉम बीइंग अ बेसिक आर्टिज़न बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पढ़ाई-लिखाई एजुकेशन नहीं था, जहाँ अ, फ़ाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी थी कि एक 7-8 साल के बच्चे को अपने लिए लाइवलीहुड खुद अर्न करनी पड़ती थी। जी, अपने जहाँ लिए प्यार और तो बहुत था, लेकिन प्यार के साथ-साथ मेहनत भी उतनी ही थी उतनी ही for थी। basic survival. जी, Today, the printers in across the country, the weavers and the artisans across the country are going through difficult, troubled times. And here we have an artisan who has faced all the difficulties in life, right from started working at the age of 8 to getting himself educated with law degree to coming to Bombay as a salesperson, sleeping on the platforms. और आज गोविंद जी आपकी बॉम्बे में एक फैक्ट्री है जी, जी। जहां आप लोग क्या किस तरह के क्या कपड़े बनाते, कैसी फैक्ट्री है आपकी?
मैम, बॉम्बे में मेरे अभी 4 स्टोर वर्किंग हैं। कैस क्या और चीज के स्टोर है? ये हम लोग जो हमारा ब्लॉक प्रिंट का खुद का कपड़ा बनाते हैं, उसमें हम लोग बेडशीट्स भी बनाते हैं, होम फर्निशिंग्स बनाते हैं और जो फैब्रिक बनाते हैं उनका हम लोग स्टिच करके और रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं। उसमें फिर हमारे स्टोर्स में आपको दुपट्टास, स्टोल, साड़ीज़ जो भी रहेगा हैंड ब्लॉक प्रिंट का मिलेगा। और और हैंड ब्लॉक आपके साथ कुछ डिजाइनर्स भी जुड़े हैं जो आपके प्रिंट्स आपके साथ बनाते हैं और फिर डिजाइन्स बनाते हैं आउटफिट्स की? जी मैम, सबसे पहले तो मैं आप ही का नाम लेना चाहूँगा कि जब एग्ज़िबिशन में आप मिले, आपने मार्गदर्शन किया कि आप करिए, हर तरीके का हम आपको सहयोग करेंगे। और बाकी ऐसे कोई आपका मार्गदर्शन था और बाकी ऐसा कोई कोई डिज़ाइनर नहीं है। हम लोग खुद ही डिज़ाइन करते हैं, तो पेशेंट्स खुद। आप लोग के पास में एनआईडी स्टूडेंट्स जैसे प्रिंटर्स आर्टिजन्स अभी डिजाइन कॉलेजेस चाहती हैं कि उनके स्टूडेंट्स जाके आर्टिजन्स के साथ डायरेक्ट काम करें, तो आपके जी मैम, पास ऐसे कोई ऑफर्स नहीं आते कॉलेजेस से या स्कूल्स से? कॉलेजेस और स्कूल से आते हैं, बट हमारा जो बगरू है और आजकल की जो जनरेशन है, वहाँ स्टेइंग का प्रॉब्लम है। कुछ होटल्स नहीं हैं और ऐसा कुछ है, तो अधिकतर लोग सिटी में ही इंटर्नशिप लेते हैं, जहाँ पे उनको ओरिजिनल में कुछ सीखने को मिलता नहीं। सिटी में मैक्सिमम जो टेक्निक्स हैं वो मशीन एंड स्क्रीन प्रिंट्स एंड केमिकल्स ये सब यूज़ होते हैं। So basically, agar if any of you out there watching this show or any of your friends who are into designing, into textile designing, into printing, into dyeing, and if you really want to learn, you have to go and live with the artisans in their home. वेलकम, वेलकम। Trust me, you will get better hospitality than you would expect in any of the डेफ़िनेटली Airbnbs or hotels. हम लोग यही चाहते हैं कि ग्रास रूट पे जो काम होता है, अगर किसी भी स्टूडेंट को सीखना है, तो उसको उसी लेवल पे, जैसे कि उस कैरेक्टर में जाना चाहिए कि जो आर्टिज़न उस लेवल पे काम कर रहा है, हमें वहीं रहना चाहिए। कैसी उनकी लाइफ़ होती है और फैमिली में रहना, फैमिली में मिल-जुल कर रहना, वो बहुत ही जॉयफुल होता है। तो मैं मेरी तरफ से आई एम मेरी श्योर आई एम श्योर गोविंद जी ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो आके आर्टिजन्स के साथ काम करना चाहते हैं, ऐसे डिजाइनर्स भी होंगे जो आके आर्टिजन्स के साथ रह के समझ के देन दे डाई एंड प्रिंट देयर ओन फैब्रिक, उनके खुद के जो भी उनको डिजाइन्स क्रिएट करनी है उसके। और बहुत आते हैं मैम। अब्रॉड से इतने आते हैं और हम लोग उनको होटल्स के लिए ऑफ़र करते हैं, लेकिन वो लोग डिनाई करते हैं। वो लोग हमारे साथ हमारी मतलब मम्मी, भाभी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे, उनके साथ बहुत एन्जॉय करते हैं। और हमें हमें लगता है कि इनके अंदर जो सीखने का जुनून है, वो हर स्टूडेंट में होना चाहिए। तो गोविंद जी आप मैनेज कैसे करते हैं बगड़ू में प्रिंटिंग यूनिट और बॉम्बे में 3 स्टोर्स फैक्ट्री, हाउ डू यू मैनेज? मैं बेसिकली महीने में या एक मतलब 1.5 महीने, 2 महीने में मेरा बगरू का विज़िट रहता है। और आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में वीडियो कॉल, व्हाट्सएप इनसे मेरे डिज़ाइन्स आते हैं। बाकी मेरी फैमिली है उधर, जयपुर में पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, भाभी हैं, तो पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस सँभालते हैं। बाकी गाइड इधर से रहता है, कौन से डिज़ाइन्स कैसे बनाने हैं वो उधर होता है। स्टोर्स पे मेरा विज़िट रहता है और हर एक स्टोर पे स्टोर मैनेजर हैं, तो वो लोग सँभालते हैं। गोविंद जी अ, ये कोविड के दौरान आपने एक चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया जिस वक्त सारे प्रिंटर्स काम जी, के लिए परेशान थे, स्टॉक बाहर जा नहीं रहा था, लोग नया फैब्रिक नहीं खरीद रहे थे और इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से हिट हुई। उस वक्त जी। आपने एक चैरिटेबल फाउंडेशन स्टार्ट किया, उसके बारे जी। में बताइए। अ, लॉकडाउन में मैं जनरली बैठा था। काफ़ी लोग हर तरीके से हेल्प कर रहे थे। किसी को राशन देना है, किसी को क्या देना है, किसी को क्या देना है। मेरे को लगा कि सबकी नज़र हर तरीके से जा रही है। भले ही कोई फ़ोटोशूट कराने में लगा है या कोई लिटरली वाक़ई में कोई किसी की हेल्प करना चाह रहा है। बट मुझे लगा
एक क्लास ऐसा है जिसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। हालाँकि कई एनजीओज़, कई फाउंडेशंस काम करते हैं, लेकिन जो हमारे सिग्नल्स पे जो बेगर कम्युनिटी है, उसके लिए किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैंने पूरा स्टडी लॉकडाउन में यही स्टडी किया कि हम कुछ लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसा बनाएँ, जिसका मेन एजेंडा बेगर फ्री इंडिया हो और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाए। मैंने काफ़ी सारे नोट्स बनाए, काफ़ी सारे लॉज़ की स्टडी की, सेंट्रल लॉज़ की स्टडी की और जहाँ भी स्टेट लेवल पे बेगर फ्री या बेगर्स के लिए जो कम्युनिटी है उनके लिए कुछ लॉज़ हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करते हैं। तो वो स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि उनको किस तरीके से सडनली सडनली बेगर फ्री इंडिया क्यों? और कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं? अ, जनरली जो जनरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसपे काफ़ी एनजीओज़ और गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो मुझे कुछ अलग करना था। कुछ अलग जैसे कि अगर ये एजेंडा हम लोग अचीव करते हैं, तो इंडिया शायद वर्ल्ड में पहला एक ऐसा देश होगा, जो बेगर फ्री इंडिया या बेगर फ्री कंट्री अनाउंस हो। ऐसा मैंने ड्रीम देखा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक छोटे से गांव बगड़ू में बैठ के वहां के 10, 15, 20 बच्चों को रास्ते से कचरा चुनने से हटा के लाके नहला धुला के पढ़ाने से बेगर फ्री इंडिया हो जाएगा? मैम, हर बड़े चुनौती या हर बड़े टारगेट की शुरुआत छोटे से होती है। मैंने चिंगारी लगाई है, अभी आग कहाँ तक जाती है, वो देखेंगे। लेकिन मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसको मेरी जीवनी में जब तक साँस चलेगी इसको हासिल करके रहूँगा और हम लोग अभी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी जो भी फंडिंग है मेरी बिज़नेस से हो रही है अभी और हम लोग कहीं से फंड का कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग जुड़ेंगे और काफ़ी सारे मेरे पास इसमें काफ़ी आइडियाज़ हैं, जो अगर गवर्नमेंट भी ध्यान दे तो इतने ईज़ी हैं। जैसे कि जैसे कि बेगर्स में हम लोग टैलेंट ढूँढ के और उनको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचाएँ, जैसे कि किसी को पढ़ना है बच्चे को तो वो स्कूल जाए, किसी को डांस का में इंटरेस्ट है तो उसको डांस कोचिंग कराई जाए, किसी को स्पोर्ट्स का है तो वहाँ से स्पोर्ट्स किया जाए। मतलब बेगर्स की जो बनावट होती है वो चौराहे पे सिग्नल्स पे होती है, हमें वहीं काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा रैकेट भी हो सकता है? तो अगर आप बेगर फ्री इंडिया मूवमेंट की बात करते हो तो जी। यू आर इग्नाइटिंग अ बिग बिग चैलेंज, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि देयर इज अ ह्यूज रैकेट प्लेइंग बिहाइंड बेगर्स एट these signals. जी, जी। डेफ़िनेटली ये भी हमारा एक पॉइंट है कि रैकेट्स पे भी कैसे हम लोग गवर्नमेंट का और पुलिस का सपोर्ट लेकर काम कर सकते हैं। डेफ़िनेटली रैकेट्स हैं ही, नहीं तो कोई भी बच्चा पैदा होके बेघर नहीं होता है। या तो बच्चे का किडनैप किया जाता है, उसको बेगिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको हैंडीकैप किया जाता है, ब्लाइंड किया जाता है और जो गर्ल चाइल्ड्स होते हैं और ये भी कड़वा सत्य है कि गर्ल चाइल्ड्स की स्मगलिंग होती है और ट्रैफिकिंग होती है। तो इन सब का हाँ, किसी को तो आगे आना पड़ेगा और मेरे जैसे कई लोग हैं जो इस विषय पे शायद सोच रहे हैं। बस हम सबको एक यूनिटी में आना होगा और इस चीज़ पे काम करना होगा और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने राइट डाउन किया है, तो शायद अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ठीक है, किसी का हेल्प कर रहे हैं, हम किसी को बेगिंग दे रहे हैं, बट उसका एक हमें मॉडर्न चेंज करना पड़ेगा कि किसी को बेगिंग कैश में ना दें। उसकी ज़रूरत है, कपड़ा है, खाना है, उसको जी। दीजिए। क्योंकि जो हमारा कैश है, वो शायद कई ज़िंदगियाँ खराब कर रहा है। क्योंकि उस कैश से शायद वो शाम को दारू पी के घर जा रहा है या फिर और कुछ गलत काम हो रहा है या जो रैकेट्स हैं, उनको कैश ही तो चाहिए। अगर देने वाले कैश देना बंद कर दें, तो रैकेट्स तो आधे ऐसे ही तो खत्म होने आपका क्या मानना है कि हम अपने साथ में अनाज लेके चले या बिस्किट की पैकेट या कुछ छोटा मोटा नहीं, ऐसा इनका नहीं, सामान काफ़ी एनजीओज़ मैम सिग्नल पे ऐसे रुके और सिग्नल पे उसको बांट दें? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर एक इंसान मैं तो कहूँगा अगर रेशियो इतना नहीं है हमारे कंट्री में, अगर 100 लोग ठाने कि मुझे एक बेगर को रिहैबिलिटेट करना है, तो मुश्किल से हम सिग्नल पे रुककर हमें एक्स्ट्रा 5 मिनट लगेगा। उसको कहीं भी बाजू में उसको उसकी ज़रूरत है, उससे बात करना चाहिए कि आप इसमें क्यों हैं?
क्या मजबूरी है? लेकिन भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में टाइम नहीं है। तो 100 लोग मिलकर अगर एक एक बंदे पे अगर काम करें ना, तो उसकी ज़िंदगी सँवर सकती है, उसकी आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी सँवर सकती है। मुश्किल कुछ भी नहीं है गोविंद जी, क्योंकि हाल फिलहाल में आपने रास्ते पे से एक बुजुर्ग को रिहैबिलिटेट किया। आपने जी, खुद उनकी सेवा की, आपने खुद उनको नहला-धुला के, फ्रेश कपड़े पहना के, खाना खिला के, मेडिकल चेकअप करवा के उनका जी, रिहैब किया। लेकिन ये जी। रिहैबिलिटेशन कहाँ पे किया और कैसे किया? और आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई इस दौरान? नहीं मैम, तकलीफ़ तो मेरे को अच्छा लगता है, लोगों की मदद करना और मेरे को शुरुआत करनी थी मेरे गाँव से ही। तो गाँव में जो भी वो था, उसका नाम नवरतन है और वो सबका चहेता है मैम। मैंने इतनी कोशिश कर ली कि उसको वो थोड़ा-सा मेंटल है। मैंने सोचा कि उसको मेंटल हॉस्पिटल डाला जाए ताकि उसका यहाँ पे अच्छा हो। लेकिन वहाँ की पब्लिक इतनी इतनी इमोशनल टची है कि उसको जाने नहीं दे रही। नहीं, बोले ये हमारा अनोखा है। तो काफ़ी लोग उसकी हेल्प करते हैं। तो मैंने उसी से शुरुआत की और ड्यूरिंग ये कोविड के टाइम पे, जी, जब कोई भी उसके पास में नहीं जा रहा था। ओके। तो मैंने सोचा कि वो भी इंसान है, यहीं से शुरुआत की जाए। मैं उस टाइम पे बगरू था, बॉम्बे से लॉकडाउन में मैं गाँव चले गया था। तो वहीं मैंने सारा ये प्रोसेस किया रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट। तो मैंने उसी से शुरुआत की और काफ़ी अच्छा लगा और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि आज 1 की शुरुआत हुई है, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है मैम, बस लोग लोगों को एक होना है और बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा टारगेट है ये। कोई मैं इसको बड़ा अचीव मतलब चैलेंज नहीं मानता। गोविंद जी, अगर इंसान की कहते हैं ना नीयत बरकत, जी, जी। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, अगर आपकी सोच अच्छी है और आप एक्शंस ले रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे एक्शंस ही क्यों ना हो, तो वो सक्सेसफुल जरूर होंगे। बस आई वही सोसाइटी के भले के लिए, इंसानियत के लिए मुझे लगता है कि अच्छा है, तो मैं तुरंत एक्ट करता हूँ और रिज़ल्ट्स ये नहीं सोचता हूँ कि पॉज़िटिव ही आएँ। जी-जान लगाता हूँ कि रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही आएँ। उसमें नेगेटिविटी का 1% भी चांस नहीं रहता है कि ये होगा या नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना है। हमारी तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक वी यू। विश यू द बेस्ट। आप और भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनिए, आपकी बहुत सारी स्टोर्स हो। मे यू रिसीव सो मच abundance that you are able to help many 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 people who need support. जी, Govind ji, thank you so much for coming to Chai Shai. Thank you थैंक यू, so much for sharing your inspiring story. थैंक मुझे यू सो मच। यकीन है कि आपकी स्टोरी सुन के कई लोग इंस्पायर होंगे, एक पहला कदम उठाएंगे। जी, यू नेवर नो कौन सा मूवमेंट, कौन सी आपकी एक इंटेंशन इस वर्ल्ड को अ बेटर वर्ल्ड टू लिव इन बना दे। थैंक यू सो जी। मच एवरीबडी फॉर ट्यूनिंग इन। थैंक यू गोविंद जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो नमस्ते। मच।